तो अब देश के 75वें आम बजट पर सत्ता की कुंजी आपके सामने पेश करते हैं। शुरुआत बजट से जुड़े कुछ शब्द आंकड़ों के साथ। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था। बजट स्पीच 34 पन्नों की थी, जिसमें निर्मला सीतारमण को पढ़ने में 1 घंटा 27 मिनट का वक्त लगा। इसमें 7,704 शब्द थे। इनमें टैक्स शब्द 59 बार सुनाई दिया, भारत 31 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 27 बार, डिजिटल 21 बार, किसान 18 बार, कृषि 11 बार, युवा 11 बार सुनाई दिया और महिलाएं 6 बार ये शब्द सुनाई दिया। इससे आपको कुछ हद तक ये अंदाजा हो गया होगा कि बजट का फोकस कहां था। निर्मला सीतारमण ने भाषण तो अंग्रेजी में दिया, लेकिन इसमें कुछ विशेष हिंदी शब्द भी आते जाते रहे, जैसे सप्तऋषि, अमृतकाल, वसुदैव कुटुंबकम और श्री अन्न। बजट पेश होने के बाद आज दिन भर इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। इसका इंतजार पिछले 8 सालों से था, लेकिन क्या वाकई आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा? पहले न्यू स्कीम में बदलाव पर नजर डाल लेते हैं। अगर किसी की सैलरी सालाना 3 लाख तक है तो इनकम टैक्स उसको नहीं देना होगा। अगर किसी की सैलरी सालाना 3 से 6 लाख है तो 5% टैक्स उसको देना होगा। अगर सैलरी सालाना 6 से 9 लाख है तो 10% टैक्स देना होगा। अगर किसी की सैलरी सालाना 9 से 12 लाख है तो उसे 15% टैक्स देना होगा। अगर किसी की सैलरी सालाना 12 से 15 लाख है तो उसे 20% टैक्स देना होगा। अगर किसी की सैलरी 15 लाख सालाना से ऊपर है तो उसे 30% टैक्स भरना होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुरानी टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो हम आपको बता रहे हैं वो नई टैक्स रिजिम की आंकड़े हैं। खास बात यह है कि इनकम टैक्स की जो प्रणाली है वो डिफॉल्ट होगी, यानी अब टैक्स भरेंगे तो पहले से ही न्यू टैक्स रिजिम मिलेगी। अगर आपको पुरानी टैक्स रिजिम में ही रहना है तो ये ऑप्शन के तौर पर है। जाहिर है सरकार का जोर न्यू टैक्स रिजिम पर है। अब सवाल है न्यू टैक्स रिजिम पर आखिर कितनी कमाई वाले लोगों को कितना फायदा होगा। 7 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 33,800 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्हें टैक्स नहीं देना होगा, यानी पूरे 33,800 रुपए का फायदा होगा। वहीं 8 लाख रुपए सालाना सैलरी वालों को पहले 46,800 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्हें 35,000 का टैक्स देना होगा, यानी पूरे 11,800 रुपए का फायदा हुआ। वहीं 9 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 62,400 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्हें 45,000 का टैक्स देना होगा, यानी पूरे 17,400 रुपए का फायदा। वहीं 10 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 78,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्हें 60,000 का टैक्स देना होगा, यानी पूरे 18,000 रुपए का फायदा। वहीं 10 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 78,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, जो हमने आपको बताया, और किस तरीके से उन्हें 18,000 रुपए का फायदा हुआ ये भी हमने आपको बता दिया। अब 12 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 1,19,600 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्हें 90,000 रुपए का टैक्स देना होगा, यानी पूरे 29,600 रुपए का फायदा होगा। और 15 लाख सालाना सैलरी वालों को पहले 1,95,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था। अब उन्हें 1.5 लाख का टैक्स देना होगा, यानी पूरे 45,000 रुपए का फायदा होगा। यहां बताना जरूरी यह है कि फायदा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो न्यू रिजिम में टैक्स भर रहे हैं, जिससे पहले 5 लाख तक की जिसमें पहले छूट थी, लेकिन अब 7 लाख तक की छूट हो गई है। कहा जा रहा है कि इस टैक्स छूट से सरकार पर 35,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दरअसल नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको इस तरीके से समझिए, 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें, बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरा टैक्स आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो आपको टैक्स चुकाना होगा। दरअसल सरकार ने साल 2020 में ये नई टैक्स व्यवस्था लाई थी, जिसमें MRA और LTA, ATC के तहत EPF, LIC, स्कूल फीस, PPF, होम लोन रीपेमेंट और इसके अलावा कई और ऐसी चीज थी जिसमें टैक्स छूट मिलती थी। इसका असर ये हुआ था कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल देश के 5,83,00,000 टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही नई टैक्स व्यवस्था को चुना था। मतलब ये कि ज्यादातर लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था ही फायदेमंद लग रही थी। मतलब ये कि ज्यादातर लोगों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था के जरिए मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन
HRA, LTA या फिर 80C के तहत इनकम टैक्स छूट ज्यादा फायदेमंद लग रही थी। तमाम लोगों के मन में अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर नई टैक्स व्यवस्था किसके लिए फायदेमंद है। अगर आप अपने घर की EMI देते हैं, अगर आप अपने बच्चे की फीस देते हैं, अगर आप अपनी सैलरी से PF कटवाते हैं, तो क्या आपकी जेब के लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है? ऐसे तमाम सवालों पर मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से हमने बात की, सरल और घरेलू भाषा में इसे समझने की कोशिश की। इनकम टैक्स के पूरे मामले को समझें, ऐसा समझें कि भारत में 2 मकान हैं। एक मकान ऐसा है जिसमें आप रहते हैं अभी, पहले ज़्यादातर लोग उसी में रहते हैं। वहाँ सरकार ने ठंडी AC के लिए हवा लगा रखी है, बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं और वहाँ रहकर आपसे टैक्स लेते हैं और उन सुविधाओं के बदले आपको छूट मिलती है जो आपने लगा रखी है। और दूसरी नई भारत सरकार ने 2 साल पहले बनाई है जिसमें कहा है कि आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी पर वहाँ किराया कम होगा, यानी आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, टैक्स की रेट कम करनी होगी। सरकार ने अब इस दूसरे मकान को इस बजट में चमकाया है और ये कोशिश की है कि ज़्यादातर लोग जो नई टैक्स रिजीम है उसकी तरफ आ जाए, पुरानी रिजीम को छोड़ दें। अभी भी भारत में जितने टैक्स पेयर हैं 3-3.25 करोड़, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी टैक्स रिजीम में शामिल है, नई टैक्स रिजीम में नहीं है। जब पुराने मकान में रहने से फ़ायदा है 4-5 लाख रुपए साल का, तो नई इमारत में क्यों जाएं? हाँ, अब ये चुनना उन लोगों के लिए जिसमें खासतौर से दुविधा, राहुल भाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने होम लोन ले रखा है पुराना, जिनके पास बीमा पॉलिसी चल रही है, जो साल में 1.5 लाख रुपए के आसपास की का PF का बीमा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन्हें वो 4-5 लाख रुपए के फ़ायदे वहाँ पर उपलब्ध होते हैं बचत के तौर पर। सरकार के आंकड़े भीतर से बताते हैं कि इनका फ़ायदा दरअसल उच्च मध्य वर्ग को होता है, बचतों पर रियायत का, क्योंकि बचतों पर रियायत का फ़ायदा वही लोग लेते हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि आप वहाँ से निकल आइए। इस स्कीम में इस बार कई महत्वपूर्ण और बड़े सूक्ष्म बदलाव किए गए जो बहुत ज़रूरी है जानना। इस स्कीम में स्लैब छूट की सीमा बढ़ा दी गई 7 लाख रुपए, यानी अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की आय है और आपने इस स्कीम में अपने आप को शामिल कर लिया है और दस्तखत कर दिया है, तो आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर आप स्लैब के तरीके में चले जाएंगे, जो स्लैब बना हुआ है 0 से 3 लाख पर 0% है, 5, 10, 15 है। स्लैब भी सरकार ने 7 से ये स्लैब ये जो बने हुए हैं स्लैब, अगर 7 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आय है तो आपकी गणना इस आधार पर होगी और इसी में सरकार ने स्लैब्स की संख्या भी कम कर दी। एक और दिलचस्प 2 काम और हुए जो भीतर हैं। 2 ये है कि इस स्कीम में भी सरकार डिडक्शन ले आई है, छूट ले आई है। यहाँ पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देने की बात कही गई है और फैमिली पेंशन के लिए 15,000 रुपये की छूट और देने की बात की गई। और सबसे दिलचस्प बात इस स्कीम के साथ है, जिसमें बहुत कम लोग अभी मौजूद हैं, यहाँ जो सबसे ऊपर के इनकम वाले लोग हैं उन पर सरचार्ज भी घटा दिया गया है। 2 करोड़ से ऊपर की आय वाले लोगों के लिए जो सरचार्ज की दर है वो 37% से घटाकर 25% कर दी गई। यानी जो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा टॉप इनकम स्लैब के लिए इस स्कीम के अंदर, वो अब 39% रह गया है 42% से घटकर। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि वो आप सारी रियायतों का मोह छोड़िए और इस मकान में आकर रहिए जहाँ किराया कम है। तो बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की कोशिशें नई टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने की। We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. तो नई टैक्स रिजिम में सरचार्ज पहले की तरह रहेगा, हालांकि 37% का सरचार्ज रेट अब लागू नहीं होगा। 2 करोड़ या इससे ऊपर की इनकम के लिए हाईएस्ट सरचार्ज 25% होगा। इसमें मैक्सिमम टैक्स रेट 42.7% से घटकर 39% आ जाएगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजिम के अंतर्गत सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बजट को पर लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार और सरकार के मंत्रियों और नेताओं का कहना है कि इस बजट में तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है, वहीं दूसरी ओर सियासी विरोधी बजट के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में समझिए कि कैसे बजट पर देश का राजनीतिक तापमान हाई हो गया। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। महंगाई बढ़ रही है,
उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। उन्नयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है। ये भारत के विकास का बजट है। 10 लाख करोड़ रुपया दिया गया है सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाँ, इनकम टैक्स की भी चिंता की गई है, अच्छी बात है, हम सभी खुश हैं। और नील बट्टा सन्नाटा है, बिहार को फिर से ठगा गया। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास को समर्पित ये बजट है। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये पैसा खर्च होना चाहिए था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। हम लोग बहुत खुश है कि इतना अच्छा बजट सामने में आया है। कि न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान एक समय ऐसा आया जब पूरा सदन हंसने लगा। दरअसल स्पीच के दौरान निर्मला सीतारमण की एक जगह जुबान फिसल गई। बस फिर क्या था, पूरे संसद में ठहाके गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। स्क्रैप पॉलिसी पर बोलने के दौरान निर्मला सीतारमण की जुबान से ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल की जगह ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल निकल गया। आप भी देखिए संसद का वो दिलचस्प वाकया। Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you, replacing old polluting vehicles may be applicable, right? तो ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन जिसके लिए बजट लाया गया और जिस तरह कहा जाता है बजट जनता का, जनता के लिए होता है, इस पर जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष ने कुछ लोगों से बात की। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। 7 लाख का है, 7 लाख से ऊपर देना होगा टैक्स तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे 7 लाख कर दिया, थोड़ा सा राहत तो मिली, बट हमें लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा और बेटर करना चाहिए। इनकम जहाँ से एक्सेस आनी चाहिए तो वहाँ पे टैक्स रेट और बढ़ाना चाहिए। सरकार जो टैक्स बढ़ा रही है जनरली मिडिल क्लास को चूस रही है। ये 100% हीरो बजट है और बहुत ही बढ़िया बजट आया है। ज़्यादा मिडिल क्लास को फायदा दिया, जो सेक्टर में काम करते नौकरी करते थे, नौकरी पैसे वालों को एक रियायत मिली है। बिल्कुल जीरो बजट। अच्छा, मोदी जी बेरोजगारी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे ना लगा इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव बजट यार। बाकी तो लोग कहेंगे ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, पीपल आर नेवर हैप्पी। ऊँट के मुंह में जीरा, मैं मानता हूँ ये वाला काम इसमें बजट में देखने को मिला है। हमें बहुत ज़्यादा निराशा इस बजट को से मिली है। तो अब 7 लाख हो गया, बहुत अच्छा है। इससे तो जो मिडिल क्लास, चाहे वो एम्प्लॉय हैं चाहे और भी कोई हैं, तो वो इसमें उनको राहत की बात है। टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर
2.5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये लेंसेज मद्दे हुए हैं, आंखों के चश्मे वगैरह, मोबाइल्स, टेलीविजन, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें, ये तो सस्ती होनी थी। स्टूडेंट के लिए तो सोचा ही नहीं गया है। हम ऐसे अगर स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए आप भी देखे होंगे, कुछ सोचा ही नहीं। महिलाओं के लिए जो बोला है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो बजट आया है। महिलाएं अब कुछ कर पाएंगी आगे। ये बजट देश के प्रत्येक नागरिक को अगर देखें, अगर स्टूडेंट को देखें, महिला को देखें, एमएसएमई उद्योगपति को देखें, उन सब के लिहाज से बहुत अच्छा बजट है। एग्रीकल्चर सेक्टर को फिर से बूस्ट किया गया है। एग्री जो लोन्स हैं उनको 20 लाख करोड़ तक बढ़ाने का इसमें एक अपनी प्रतिबद्धता दिखाई गई है। बेवकूफ बना रहा है और ये सब पूरे जनता को भुखमरी कगार पर लाकर ये सब छोड़ दिया है। जो देश के हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बजट में कोई कमी रखी है। तो अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये भी होगा कि इस बजट से क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो सस्ता क्या क्या हुआ ये बता देते हैं आपको। एलईडी टीवी, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और कुछ मोबाइल फोन्स, कैमरे, लेंस और बायोगैस से जुड़ी चीजें ये सस्ती हो गई हैं। तो एक बार देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, कैमरे सस्ते हो गए और साथ ही साथ लेंस भी सस्ते हुए हैं। बायोगैस से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो भी सस्ती हो गई। अब आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश कर रही थी उस वक्त, मार्केट यानी शेयर बाजार उस वक्त अचानक मुस्कुराने लगा। रॉकेट की स्पीड में वो ऊपर जा रहा था। हालात ये थे कि बजट भाषण खत्म होते होते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 700 अंक तक ऊपर चढ़ चुका था। लेकिन बजट भाषण खत्म होने के कुछ देर बाद बाजार ऊपर चढ़ना तो उसने छोड़ दीजिए, स्थिर भी नहीं रह पाया। वो शेयर बाजार ऐसा गिरा कि 3 बजे के करीब ये अपने कल के स्तर से भी नीचे गिर गया। हालांकि बाजार बंद होते होते थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन सवाल ये कि जब बाजार अच्छा खासा चढ़ रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये गिरने लगा। तो इसका जवाब है अडानी ग्रुप। कल के एक दिन के राहत वाले छोटे से ब्रेक के बाद आज अडानी ग्रुप बम्पर लॉस में रहा। अडानी ग्रुप के सभी 9 बड़ी कंपनियों के शेयर गिर गए। कुछ कंपनियों के शेयर तो 25% से भी ज्यादा गिर गए। अडानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा 26.72% तक गिर गया। अडानी ग्रीन एनर्जीज 4.91%, अडानी पोर्ट्स 17.77%, अडानी पावर 4.98%, अडानी टोटल गैस 10%, अडानी विल्मर लगभग 5%, एसीसी लगभग 6% और अंबुजा सीमेंट लगभग 17% तक नीचे गिरा। वित्त मंत्री के बजट भाषण और अडानी ग्रुप पर बाजार का जो उल्टा रिएक्शन रहा, उससे निवेशकों को कैसे नुकसान हुआ, इस पे हमने मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी के साथ इसको डिकोड किया है। इसको भी आप समझ लीजिए। बजट को हम नापते हैं सेंसेक्स से। जब पेश हो रहा था अचानक 1000 पॉइंट ऊपर गया और जब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ तो 200-250 पॉइंट नीचे चला गया। बाजार में कुछ और ताकतें भी आज खेल प्ले में थी। पहले चीज़ हम बजट समझें। बजट बाजार से बजट सुनते समय सेंसेक्स क्यों ऊपर बढ़ा? क्योंकि बजट अगर बुरा अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। बजट ने कोई नुकसान नहीं किया शेयर बाजार का। बाजार गिरा क्यों? क्योंकि बाजार के गिरने की वजह अडानी के स्टॉक्स हैं। एफपीओ के बाद अडानी के स्टॉक्स में बाजार का भरोसा नहीं है। एफपीओ की सफलता के बाद भी अडानी समूह की साख बाजार में लड़खड़ाई हुई है बुरी तरह से। इसलिए बजट भाषण के बीच में ही अडानी के स्टॉक्स ने गिरना शुरू कर दिया था और बाजार खत्म होते होते तक अडानी इंटरप्राइजेज, जिसको कल एफपीओ मिला, वो 15% के लोअर सर्किट पे जाके लगा। तो मार्केट को आज गिरा, ड्रैग जो हुआ है बाद में बाजार के जितने गेंस थे वो क्लोज होने से पहले निकल गए। जितना बाजार आप बता रहे थे उस दौरान बढ़ा था, वो सब उसमें अडानी के 10 स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स बुरी तरह टूटे हैं और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है। तो स्टॉक मार्केट बजट से के व्यामोह से निकल के, बजट की धमक से बाहर निकलकर वापस अपनी वास्तविकता पर आ गया, जहां वो अडानी के स्टॉक्स को लेकर अडानी समूह की चर्चाओं में ज़्यादा चिंतित है, अडानी समूह के कामकाज को। और अगर अडानी के स्टॉक्स अगर इसी तरीके से गिरते चले गए
तो क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भारत नुकसानदायक? की अर्थव्यवस्था के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ शेयर बाजारों में सिस्टमिक रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब सेबी और नियामकों को इस मामले में दखल देना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमने देखा बड़ी रियायतें, और आमतौर पर राहुल भाई कोई कंपनी जब FPO लेकर आती है, बड़ी मुश्किल से तो FPO अडानी का सेल थ्रू, कंपनी FPO लेकर आती है, उसके अगले दिन उसी कंपनी का स्टॉक अगर इतना टूट जाए तो बाजार के लिए। तो अडानी ग्रुप को भले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में झटके लगे हों, लेकिन सरकार ने चुनावी झटके से बचने के लिए इस बजट में खूब गुणा गणित लगाया है और ये कोशिश की है कि देश का विकास तो हो ही, लेकिन लोगों को विकास दिखे भी। ऐसे सेक्टर्स का बजट खूब बढ़ाया गया जिससे सरकार अपने कामों को ज्यादा प्रचारित कर पाएगी। इसलिए रोड से लेकर रेलवे तक के बजट में बम्पर बढ़ोतरी हुई। भारत में सड़क और रेलवे काम को प्रचारित करने के सबसे अच्छे साधन हैं, इसलिए इन दोनों को जो बजट था उसको बढ़ा दिया गया। आज वित्त मंत्री ने किसे कितना बजट बांटा वो कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट बढ़ा दिया है। 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2022-23 में ये 7.5 लाख करोड़ थे, यानी इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसका फायदा ये होगा कि 51% प्रोजेक्ट जो अधूरे पड़े हैं वो जल्दी पूरे किए जा सकेंगे। सरकार ने जिस 50 नए एयरपोर्ट का लक्ष्य रखा है उसे भी इसी बजट से पूरा किया जाना है। रेलवे के लिए इस बजट में 2,41,000 करोड़ रुपए हैं। पिछली बार ये 1,40,000 करोड़ रुपए थे, यानी 1 लाख करोड़ ज्यादा। इसका मतलब है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन अब ज्यादा दिखेंगी। रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन पर ज्यादा खर्च होगा। देश की रक्षा के लिए भी सरकार ने बजट में कुछ बढ़ोतरी की है। इस बार सरकार ने देश की सुरक्षा में 5,94,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पिछले साल ये 5,25,000 करोड़ रुपए थे। खेत खलियान और किसानों के लिए सरकार ने इस बार 1,25,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली बार ये 1,24,000 करोड़ रुपए थे, यानी कुछ खास अंतर नहीं है। लेकिन सरकार इस कृषि सेक्टर में डिजिटलाइजेशन करने पर जोर दे रही है। सड़क और परिवहन पर भी इस साल सरकार का खास फोकस है। बजट में सरकार ने इसके लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, जबकि पिछली बार ये सिर्फ 1,99,000 करोड़ था। यानी एक्सप्रेस वे के बनने में और तेजी आएगी, सड़क चमकेंगी तो विकास नजर भी आएगा। सरकार ने चुनावी साल में सिर्फ रेलवे और रोड में निवेश नहीं किया है, बल्कि अपने उन वोटरों की भी मैक्रो मैनेजमेंट की कोशिश की है जो देश के विकास और 2024 के चुनाव के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। हमने बजट को डिकोड करते हुए ऐसे 6 वर्ग तैयार किए जो सरकार की प्राथमिकता में हैं। इसमें आम आदमी, युवा, महिलाएं, गरीब, वरिष्ठ नागरिक और किसानों को सरकार ने कैसे साधा ये समझने की कोशिश कीजिए। अब एक एक करके इन सभी वर्गों को सरकार ने क्या दिया वो आपको समझा देते हैं। आम आदमी की सुविधा बढ़ाते हुए सरकार ने पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि पैन कार्ड से व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, यानी पैन नंबर अब आपके बड़े काम आने वाला है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि KYC प्रक्रिया आसान की जाएगी। एड्रेस के लिए डिजी लॉकर और आधार का इस्तेमाल भी होगा। इसके बाद युवाओं की बात करते हैं, जिनकी आबादी देश में 30 करोड़ से ज्यादा है। इस पर सरकार का खास फोकस है। अगले 1 साल में कौशल विकास योजना के तहत 3 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाने की भी योजना है। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 टीचर्स भर्ती की जाएगी। उनकी युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का भी प्लान है। इसके बाद महिलाओं की बात करते हैं, जिसे मिल रही सुविधाओं को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए महिला बचत योजना में 2 लाख तक निवेश की छूट की बात कही है। इसमें 2 लाख रुपए तक जमा करने पर 7.5% ब्याज मिलेगा। महिलाओं के सम्मान स्कीम 2025 तक जारी रहेगी। इस बजट को पेश करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि यह गरीबों का बजट है। यह भी बताया गया कि 80 करोड़ लोगों को 28 महीनों से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मकान मुहैया कराए जाए, इसके लिए PM आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया गया। अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। सीवर सफाई मशीन आधारित करने का प्लान तैयार किया गया। सरकार की कोशिश है कि मैनहोल में अब सिर्फ मशीन से ही सफाई की जाए, किसी को इसमें उतरने की जरूरत ना पड़े। इस बार सरकार ने किसानों के लिए नए लक्ष्य तय किए हैं, जिसके तहत सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ के कर्ज देने की बात कर रही है। सरकार 2200 करोड़ रुपए बागवानी योजना पर भी शुरू करेगी।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी और एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी बनाया जाएगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों की भी चिंता की गई है। बजट में सरकार ने वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा बढ़ा दी है। ये सीमा 4.5 लाख से 9 लाख करने का ऐलान किया गया है। स्कीम के तहत अधिकतम 9 लाख जमा कर सकेंगे। संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम 15 लाख की है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये रही कि इस बजट से सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, जो चुनाव से पहले हर सरकार की कोशिश होती है।